मुसलमानों के वोटों को लोग अपने अब्बा की जागीर ना समझे। ये वोट ना लालू यादव की जागीर है और ना अखिलेश यादव की जागीर। अगर गाली दिलवाना है तो वो गाली आजम खान से, अब्दुल्ला आजम से दिलवाई जाएगी, अफजाल अंसारी से दिलवाई जाएगी, इमरान प्रतापगढ़ी से दिलवाई जाएगी। ये गाली उनसे दिलवाई जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है। जिस थाने में दलित का बेटा उसके बदन पे खाकी वर्दी है, यादव का बेटा उसके बदन पे खाकी वर्दी है, उसी थाने की हवालात में मुस्लिम का बेटा उसके बदन पर पट्टे का निशान है और उस हवालात के अंदर है। जब इकरा हसन को लोगों ने गालियां दी, अखिलेश ने कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मेरी बहन को गाली दी जा रही है, तुम खामोश हो, तुम्हारी बीवी को गाली दी जा रही है, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। हैदराबाद से चलकर ओवैसी साहब बिहार चुनाव में पहुंचते हैं। 2020 में 5 सीटें जीतते हैं और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन को हरा देते हैं। 2025 में फिर इतिहास दोहराते हैं, 5 सीटें जीतते हैं, दर्जनों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को हरा देते हैं, बाकियों का खटिया खड़ा कर देते हैं। क्या यूपी के 2027 के चुनाव में ओवैसी साहब ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? हमारे साथ शौकत अली साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब की पार्टी के। शौकत साहब, बिहार में जो परफॉर्मेंस है, यूपी बहुत ही निर्णायक प्रदेश है, यहां क्या करने वाले हैं? लड़ेंगे इंशाल्लाह 2027 का चुनाव मजबूती के साथ। अभी तो 2027 का सेमीफाइनल निकाय चुनाव जिला पंचायत का हम लोग इस पे काम कर रहे हैं जी, और बेहतर इंशाल्लाह रिजल्ट लाएंगे हम 27 में भी जिला पंचायत के इलेक्शन में, और 27 के विधानसभा के इलेक्शन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पार्टी के एमएलए को भेजें। जिस तरीके से बिहार में आप लोगों ने कमाल किया, बहुत हल्के में लोग ले रहे थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे महागठबंधन के और लोग हैं। ठीक है, ओवैसी साहब आएंगे, वोट कटुआ है, तो वोट कटुआ की भूमिका में आप यूपी में रहेंगे। वहां तो आपने वोट कटुआ में सच में काट लिया, ऐसा काट लिया कि सरकार नहीं बनी। देखिए, आज़ादी के बाद से इस मुल्क में मुसलमानों ने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हाँ, यही लखनऊ है और लखनऊ का रिफायाम क्लब है। 1947 के दिसंबर के महीने में देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों का एक कन्वेंशन बुलाया गया था, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने की थी, जो देश के हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। वहां पर मुसलमानों से कहा गया था कि तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे लीडर हैं, और अपनी सियासी जिद्दोजहद आप कांग्रेस के साथ रह करके करना। मुसलमानों ने चूंकि अपने बड़ों की बातों को हम मानते हैं, हमारे अकाबिर ने कहा तो हमने यस कहा, हमने लब्बैक कहा। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। कांग्रेस हमारी पार्टी थी, दलितों की पार्टी थी, अगड़ों की पार्टी थी, पिछड़ों की पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे वहां पर बैठे थे, उन लोगों ने इस बात से इनकार किया और वो उस कन्वेंशन से निकल गए। जो मुस्लिम लीग मौजूदा वक्त में केरला के अंदर है, जो कांग्रेस से अलायंस में भी रहती है, उन लोगों ने कहा नहीं, हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं खत्म करेंगे। तो मुसलमान इस देश के अंदर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हुकूमत की है, और मुसलमान आजादी के बाद 30% सरकारी नौकरी में था, मौजूदा वक्त में 1% नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत में महज 25 से 30 सालों के अंदर लगभग 30,000 दंगे हुए। मुरादाबाद का दंगा, ईदगाह के अंदर गोलियां, अलीगढ़ का फसाद, हशीमपुरा मलियाना का, सब कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया,
मूर्ति रखी गई, ये सब कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान जो हुआ वो मुसलमानों का हुआ। जी। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो खाई पैदा हुई कांग्रेस ने किया। कांग्रेस बाबरी मस्जिद के इशू को ना छेड़ती तो शायद आज बीजेपी का वजूद ना होता। कांग्रेस के ही एक मेंबर थे जिनका नाम हेडगेवार था, विदर्भा प्रांत महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी थे वो, विदर्भा प्रांत के। उन्होंने आरएसएस की बुनियाद डाली। तो अगर कोई ये कहे कि आरएसएस को बीजेपी के लोगों ने बनाया तो ये गलत है। आरएसएस को जन्म देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जब बुढ़ी हो गई तो आरएसएस के पेट से बीजेपी ने जन्म लिया। तो अपना फ्यूचर कोई भी अपनी बूढ़ी माँ में नहीं, अपनी जवान औलाद में देखता है। इस देश में मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। अगर कांग्रेस ने हर समाज के साथ इंसाफ किया होता तो इस देश के अंदर 2500 पार्टियां वजूद में ना आती। मुलायम सिंह यादव को क्यों जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी बनाने की? मान्यवर काशीराम जी को क्यों जरूरत पड़ी बहुजन समाज पार्टी बनाने की? लालू यादव को क्यों जरूरत पड़ी आरजेडी बनाने की? ममता बनर्जी को क्यों जरूरत पड़ी टीएमसी बनाने की? शरद पवार को क्यों जरूरत पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाने की? जगन मोहन रेड्डी को क्यों जरूरत पड़ी वाईएसआर कांग्रेस बनाने की? वाह, ये कहां से निकले लोग? बहुत खूब। कौन लोग हैं और क्यों? क्योंकि उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा था, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था, हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही थी उनको। यही इल्जाम था उनका। कांग्रेस से नाराज होकर के लोगों ने अपना दल बनाया। कांग्रेस को इन्हीं लोगों ने तोड़ा। ना ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम, या हिंदू महासभा की बी टीम, या जनसंघ की बी टीम नहीं, ना मुलायम सिंह यादव, ना लालू यादव, ना जगन मोहन रेड्डी, ना शरद पवार, ना उनका भतीजा, कोई नहीं। लेकिन अगर मुसलमान 75 सालों बाद अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाता है, और कब बनाता है? जब वो दलित से बदतर हो जाता है, उसको जागने में टाइम लग गया। बाकी लोग आहट को महसूस कर लिए कि यहां हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता होना चाहिए। इंसाफ पाने का यही एक रास्ता है, अपनी लड़ाई खुद से लड़ना है। उन लोगों ने बनाया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में यादव समाज कितना परसेंट है और सरकारी नौकरी में कितना है। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं जहां पर यादव का बेटा कुर्सी पर ना हो। अच्छी बात, वो हमसे पहले जाग गए, अवेयर हुए, बेदार हुए, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ा। इसमें कोई गलत नहीं, संविधान इजाजत भी देता है इस चीज की। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर यादव का बेटा ना हो। दरोगा है, कांस्टेबल है, हमारा कहां? अब्दुल कहां है? अब्दुल है, लेकिन जिस थाने में दलित का बेटा, उसके बदन पे खाकी वर्दी है, यादव का बेटा, उसके बदन पे खाकी वर्दी है, उसी थाने की हवालात में मुस्लिम का बेटा, उसके बदन पर पट्टे का निशान है और उस हवालात के अंदर है वो भी। 14% हमारी आबादी सरकारी आंकड़े के हिसाब से, 27% हमारी आबादी जेल की सलाखों में। ये नाइंसाफी नहीं है। उसके बाद अगर हम अपना कोई सियासी दल बनाते हैं, आपने भी बनाया ना, आपने क्यों बनाया? आपने कांग्रेस को क्यों तोड़ा? आप भी रहते कांग्रेस के साथ, बना करके आपने फिर गठबंधन किया कांग्रेस से, और आज भी आप गठबंधन में है। हम जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाए 2013 में के बाद, कब? जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। आजम खान मिनी चीफ मिनिस्टर कहे जाते थे और मुजफ्फरनगर के मिनिस्टर प्रभारी भी थे, और
पूर्ण बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। 2012 के अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे मुसलमानों से किए गए। मुस्लिम बच्चियों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, मुस्लिम नौजवानों को मुस्लिम इलाकों में कैंप लगा करके पुलिस में डायरेक्ट भर्ती, जो मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों में उन्हें छोड़ा जाएगा। 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, धर्म मजहब की बुनियाद पर नहीं, मुसलमान पिछड़ा है उस बुनियाद पर। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस बुनियाद पर 18% की बात उनके मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। अभी उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया। हम लोगों ने ये बात बोलना शुरू किया तो वेबसाइट से वो गायब हो गया, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास है। आप मुझे बताइए कि 222 पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर 222 इनके पास 2012 में एमएलए जीत करके आए। 47 मुसलमान थे, 80 के आसपास एमएलए थे बीएसपी के, 18 मुसलमान थे। पीस पार्टी का एक एमएलए, 4 एमएलए जीत करके आए थे, एक मुसलमान थे डॉक्टर साहब। एक कम 70 एमएलए थे मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त, जब उस 12 से 17 के बीच में। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से इससे ज़्यादा कभी एमएलए नहीं थे कहीं पर किसी प्रदेश में। एक कम 70 मुस्लिम, किसी एक मुसलमान एमएलए समाजवादी बीएसपी का कोई सिंगल स्टेटमेंट, या मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में जहां 50,000 लोग बेघर थे और वो कैंपों में रह रहे थे। आपने देखा उनका चेहरा, कोई वीडियो देखा? आजम खान को देखा? जहां पर अनऑफिशियल 250 लोग दंगे में मारे जाते हैं, 17 बच्चियों का रेप होता है, वहां पर भाई मारा कोई भी गया हो, हिंदू हो या मुसलमान, क्या जरूरी था कि उस साल आप सैफई में अगर वो डांस वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, सैफई महोत्सव, तो कौन सी कमी आ जाती? आप छोटे हो जाते, दुबले हो जाते, पतले हो जाते, पार्टी को नुकसान हो जाता, क्या होता? एक तरफ 50,000 लोग कैंपों में थे, दिसंबर की ठंडक, तो पश्चिमी यूपी का इलाका 1 डिग्री तक भी ठंडक रहती वहां पे, और हमारे सारे मुस्लिम एमएलए वहां पर जाकर के सैफई में नंगा डांस देख रहे थे करीना कपूर का। आप बताओ मुझे, मैं क्या महसूस करूंगा? तब हम लोगों ने रुख किया था हैदराबाद का। तब हम जाकर के दारुस्सलाम में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात किए थे। अच्छा, आपने? यस। ओह, तब हमने जाकर के मुलाकात किया था और हमने कहा हम उत्तर प्रदेश में आपको चाहते हैं। हम क्यों गए? उसका रीजन भी मुजफ्फरनगर है, क्योंकि हमने जब देखा कि एक आदमी 6 फीट 2.5 इंच का, उसके बदन में शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिसको हम जानते भी नहीं, वो मुजफ्फरनगर के वो 50,000 जो कैंपों में लोग रहते थे उनके दरमियान में घूम रहा है। अच्छा, माली इमदाद कर रहा है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। जब उन्हें पता किया तो पता चला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद के। बताया था ओवैसी साहब ने, ये ओवैसी साहब। तो हमने जाकर के उनसे मुलाकात की, हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। हमने सोचा हमने जिनको 75 सालों से वोट डाला और 70 के आसपास यहाँ एमएलए है, एमपी है, आजम खान वहां के प्रभारी मिनिस्टर थे, ये नहीं गए। 1400 किलोमीटर से एक आदमी चल करके आ रहा है उन कैंपों में। आप बताओ मुझे, उन लोगों का दुख का 7.5 लाख रुपया उन्होंने वहां पर कैंपों में दिया। बच्चियों की बहुत सारी शादियां भी हुई थी वहां पर, आपको अगर याद हो तो। गया, और एक बार नहीं 2 बार गए हैं। वैसे साहब 2 बार गए। तो आप बताओ मुझे कि इस नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? 131 एमपी उनके समाज का, लेकिन वो सो रहा था। आप हकीकत बताइए कि आज से 30 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, 1984 से पहले, इसी प्रदेश के अंदर, इसी देश के अंदर क्या दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ? क्या उनको सताया नहीं गया? क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जतें नहीं लूटी गई?
क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेते थे? वो जब शिकायत करने जाते थानेदार भगा देता था? क्या ये बात गलत है? क्या सरकारी नौकरी में थे वो? क्या जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा तादाद उनकी नहीं थी? बताओ आप। 131 एमपी उनका था, उसके बाद भी उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब काशीराम ने जाकर के अपने समाज के बीच में कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न्याय हो तो उसके लिए तुम्हें लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। काशीराम को अपना नेता मानना पड़ेगा और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यही वो चाबी है जो न्याय के सारे दरवाजे को खोलेगी। और किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो मैंने काशीराम को पढ़ा, काशीराम पर भी इल्जाम लगा। किसने लगाया? काशीराम के समाज के लोगों ने, जो पुराने, अभी मैंने कहा ना कि तमाम सबकी पार्टियां कांग्रेस थी, आपकी, मेरी, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी। इल्जाम किसने लगाया? पुराने कांग्रेसियों ने। जैसे पुनिया साहब हैं, कांग्रेसी है। तो अब जब भी कांग्रेस को काउंटर करवाना होगा तो पुनिया साहब से काउंटर, बीएसपी को काउंटर करवाएगी, क्योंकि पुनिया साहब दलित समाज से आते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने उस वक्त काशीराम पर जब इल्जाम की झड़ी लगाई तो वो काशीराम के समाज के लोगों से ही लगवाई जो उनकी पार्टी में थे। लेकिन काशीराम को असर नहीं हुआ। काशीराम अपने उस न्याय यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, गांव गांव जाकर के अपने समाज के लोगों से मिल रहे थे। दुनिया ने देखा कि 9 सालों में अपने समाज की एक बेटी को सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और एक बात और मैं बता दूं आपको, 22% दलित है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 16 जातियां। 11% जो दलित है जिन्हें संविधान ने अनटचेबल कहा है, अछूत कहा है, जिनका ताल्लुक मान्यवर काशीराम के समाज से है, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही थी। बाकी जो 15 जातियां दलितों की है उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत है। खटीक, वाल्मीकि, अयोध्या के इनके जो एमपी साहब है वो तो कह रहे मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं नंगे पैर दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। इन लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा था, इनके साथ अन्याय नहीं हुआ था, वो 11% वालों के साथ। और मान्यवर काशीराम जी ने उन्हीं 11% में काम किया था और उन्हीं 11% को इकट्ठा किया। दुनिया ने देखा कि जो लोग उनके दरवाजे पे बैठना पसंद नहीं करते थे, उनके बर्तन में पानी पीना पसंद नहीं करते थे, आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा आदमी टेलीविजन पे देखे होंगे आप कि उनके दरवाजे पर अपना खाना, अपना बर्तन लेकर के जाता है, दिखाने के लिए कि मैं दलितों के घर में खाना खाया हूं। ये सम्मान उन्हें कैसे मिल रहा है? ये सम्मान अगर उनको मिल रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में तो उसकी सिर्फ एक वजह है, मान्यवर काशीराम। आज सरकारी नौकरी में है। तो जो आप काशीराम की बातें और बसपा की बातें, मायावती जी की बातें कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी जी की पार्टी के, AIMIM के, उसका क्या भविष्य है? उसका क्या रास्ता है? मैं आपको जो बात मैं आपको जो बात बता रहा हूं, मैं पृष्ठभूमि के लिए बता रहे हैं। देखिए, सेम वही चीज हमारे साथ। हम पर इल्जाम लगाने वाला वोट कटवा, आपके सवाल पे मैं आ गया, वोट कटवा, बीजेपी की बी टीम, कोई हिंदू नहीं, पंडित जी नहीं है, ठाकुर साहब नहीं है, हमारा दलित भाई नहीं है, मुसलमान। MIM को अगर गाली दिलवाना है तो वो गाली आजम खान से, अब्दुल्ला आजम से दिलवाई जाएगी, इरफान सोलंकी से दिलवाई जाएगी, अफजाल अंसारी से दिलवाई जाएगी, इमरान प्रतापगढ़ी से दिलवाई जाएगी। ये गाली उनसे दिलवाई जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन अब नौजवान जाग गया है। बिहार में हमको
5 लाख वोट मिला था पिछले इलेक्शन में, हम 5 सीट जीते थे। इस बार हमको 9 लाख वोट मिला है। सारी ताकत इन लोगों ने लगा दिया। इमरान प्रताप गढ़ी तो समझो ऐसा लग रहा था कि वो अपने भाषण में 20 मिनट की तकरीर में 19 मिनट वो MIM और बैरिस्टर साहब को गाली देता था। 19 मिनट ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो बीजेपी से नहीं है, उसकी लड़ाई MIM से है। क्या रिजल्ट आया? धुरंधर जो ये हमारी जोकीहाट विधानसभा 3 बार का MLA मिनिस्टर, उनके वालिद सीमांचल के गांधी कहे जाते थे तस्लीमुद्दीन साहब, उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे थे। एक XMP, एक MLA मिनिस्टर। हमारी पार्टी को उन्होंने तोड़ा था, शहनवाज नाम उसका। एक मुखिया को यानी एक प्रधान को हमारी पार्टी ने टिकट दिया, और उन दोनों भाइयों की, एक RJD से लड़ रहा था और एक प्रशांत किशोर की पार्टी से, दोनों की जमानत जब्त हो गई। दोनों की जमानत जब्त हो गई। और एक कोचाधामन विधानसभा, वहां पर एक मास्टर मुजाहिद, बहुत कद्दावर नेता, 15 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे। लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में रनर रहे JDU से। बेहतरीन, अच्छी पकड़ उनकी। एक नौजवान 35 साल का आदमी, कोई वजूद नहीं, जिला पंचायत सदस्य था, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, हरा दिया उसने मास्टर मुजाहिद को 30,000 वोटों से। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि MIM पार्टी हवा में है, तो उसकी सोच हवा में है। हम 5 लाख से 9 लाख पे पहुंचे। जो हमारा वोटर नहीं था, 15 साल का नौजवान, वो 5 साल बाद 20 साल का हुआ है। तो वो 5 और प्लस 4, हमारा जो वोट प्लस हुआ है वो हमारा नौजवान है और हमारी माएँ और बहनें। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ, मैंने कहा 27 में लड़ेंगे। हम तो कोशिश करेंगे, अखिलेश जी से भी और बहन जी से भी, दोनों लोगों से हम बात करेंगे। हम जाएंगे भी इंशाल्लाह इनके पास। नगाड़े की आवाज नहीं सुनाई देगी तो DJ के साथ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने, हमारे समाज के लोगों के बीच में इनके लोगों ने कहा पिछले 2022 के इलेक्शन में, अखिलेश जी तो चाहते हैं, वैसी साहब गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि वैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है। और यही बात इन लोगों ने बिहार में भी फैलाया था। तो हम तो अखिलेश जी के पास जाएंगे, लेकिन हम 6 सीट पे नहीं। काशीराम का एक फार्मूला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम उत्तर प्रदेश में सारी बेईमानी के बाद 20% है, तो 403 सीट है, तो 20% के हिसाब से 80 सीट। 10% छोड़ देंगे उनके परिवार के लिए। उनका परिवार लड़ ले, अफजाल भाई का परिवार लड़ ले, 70 सीट की बात करेंगे। गठबंधन में लेंगे तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, 2 सीटें मिलेगी उस पर लड़ेंगे। नहीं लेंगे तो फिर बेलगाम घोड़ा, जाहिर सी बात है, वो तो अपनी रफ्तार को छोड़ेगा नहीं। तो हम लड़ेंगे। हम तो 200 सीट पर तैयारी कर रहे हैं लड़ने की चुनाव। और बहन जी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? सेम। दलित और मुसलमान से अच्छा कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकता। 20 और 20 40 होता है। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो यही गठबंधन रोक सकता है। और हमने पिछले इलेक्शन में भी बहुत कोशिश की थी। अशोक सिद्धार्थ साहब के पास 2 घंटे हम लोग बैठे, मीटिंग हुई थी 2022 के इलेक्शन से पहले। लगभग चीजें तय हो चुकी थी। हमारी कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा सीटें हमको चाहिए। हमने यहां तक कहा था कि अगर आप सत्ता में आइएगा तो हमको आप मत रखिएगा अपनी कैबिनेट। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि कहां से क्या हुआ, एकदम करीब आकर के वो गठबंधन नहीं हो सका।
बहन जी के पास भी हम जाएंगे, हम कोशिश वहां भी करेंगे। वहां भी 80 सीटें मांगेंगे। देखिए सीटें मांगने की, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब गठबंधन की बात आएगी, हम टेबल टॉक होगी, तो ये झगड़ा नहीं रहेगा, ये झगड़ा नहीं रहेगा। वहां पर चीजों को कंप्रोमाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पहले बात तो करें। लेकिन मसला यह है, हम मुसलमान हैं, हमें सियासत में अछूत समझा जाता है, हमारी लीडरशिप को अछूत समझा जाता है। हम जिस तरीके से दलितों को अछूत समझा जाता है, उस तरीके से मुसलमानों को सियासत में अछूत समझा जाता है। यही बात बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। बिल्कुल। एक फिल्म आपने देखा होगा, पुष्पा राज, साउथ की फिल्म थी पुष्पा राज। तो उसमें एक आदमी रहता है, मजदूर रहता है, वो चंदन का वो बहुत बड़ा सिंडिकेट रहता है, चंदन की तस्करी होती है, लकड़ी की। तो उसको ये जिम्मेदारी उस मजदूर को देते हैं वो सिंडिकेट के लोग कि अगर 1 करोड़ का माल तू पहुंचा देगा तो 5 लाख रुपया तुझे मिलेगा। तो पुष्पा ने कहा कि 5 नहीं, 4% चाहिए, मतलब 4 लाख चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज चाहिए। तो उसका साथी मजदूर बोलता है कि भाई तूने गलती किया, 1 लाख का नुकसान कर दिया। बोले नहीं, 5 लाख लेता तो झुक करके रहता, नौकर बन करके। 4% लूंगा तो कांधे से कांधा मिला करके हिस्सेदार बन करके रहूंगा। तो हम हिस्सेदारी चाहते हैं, ताबेदारी नहीं। हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हाँ, हम नौकरी नहीं करेंगे किसी की। इस बार नहीं जीतेंगे तो अगली बार जीतेंगे। हमने तो एक दरख्त तो लगा दिया, बीज तो डाल दिया, वो बड़ा तो हो रहा है, फल नहीं देगा साया तो देगा हमारी आने वाली नस्लों को। हम ये समझ करके, ये एक दिन की लड़ाई नहीं, 75 सालों से इस देश में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, 75 साल। तो ये लड़ाई लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं। और हम थकने हारने वाले लोगों में से नहीं। हम लड़ेंगे, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। उसके लिए हमारे समाज के लोगों से सपा बसपा कांग्रेस गाली दिलवाए, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे किए जाए, हमारे साथ जो है साजिशें की जाए, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए। एक दिन में 3 मुकदमे हमारे ऊपर किए गए, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं। हम लड़ेंगे अपने समाज। जब हम आए हैं, हम एक आंदोलन है, सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं। हम लड़ेंगे और अपना काम करते रहेंगे। कोई हमें क्या कह रहा है हमको नहीं मालूम है। जो बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम जो अब्दुल है वो दरी नहीं बिछाएगा, वो हिस्सेदारी चाहिए, और उसी हिस्सेदारी को लेकर वो बिहार में लड़े और तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार से वंचित रहे। 6 सीट तो मांगा था ना, 60 तो नहीं मांगे थे। 5 तो जीत के आ गए ना, तुमने ही दिए। लेकिन तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, तुमने देख लिया। तुमने हमारे नेता को एक्सट्रीमिस्ट कहा, चरमपंथी, कट्टर आतंकवादी। तो लोगों ने जवाब दे दिया, कौन है चरमपंथी, कौन है एक्सट्रीमिस्ट। लोगों ने अपने वोटों से जवाब दे दिया। मुसलमानों के वोटों को लोग अपने अब्बा की जागीर ना समझे। ये वोट ना लालू यादव की जागीर है और ना अखिलेश यादव की जागीर है। हाँ। मुसलमानों के वोटों को लोग अपने वालिद की जागीर ना समझे और ना इसको बेवा का माल समझे कि कोई भी लूट करके लेके चला जाएगा। अब मुसलमान भी जाग चुका है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है। हाँ। और मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी से आप भी बोल दीजिए कि हम चरमपंथी हैं, हम बीजेपी की भी टीम है। बोलिए, आप भी बोलिए। तेजस्वी यादव ने बोला था, आप भी बोलिए। और इमरान प्रतापगढ़ी से कहूंगा कि आप गालियां और दीजिए, तुम्हारी गाली हमें फायदा पहुंचा रही है। और तुम्हारा असर क्या हुआ? 125 साल बूढ़ी पार्टी, सत्ता में रहने वाली, 400 सीट लोकसभा में किसी वक्त में लाने वाली, 60 साल इस देश में हुकूमत करने वाली,
80 सीटों पर बिहार में लड़कर के कितनी सीट लाए? कितनी लाए? 6 सीट। तुम हुकूमत बनाने की बात कर रहे थे। इन्होंने किसको उतारा? वो एक MP साहिबा है कैराना की, इकरा हसन। ये जाकर के हमारे सीमांचल किशनगंज हमारे जो कैंडिडेट मुसलमान थे, जाकर के उनके सामने इन्होंने खूब प्रचार किया। कह रहे थे क्या वो हुकूमत बना रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी चुनाव ना लड़े, क्या वो हुकूमत बना लेगी? 80 सीट भी अगर जीत जाएगी तो आप बताइए। हिस्सेदारी की बात कर रही है ना समाजवादी। इंडिया गठबंधन में रही तो फिर वो 37 सीट जीत करके हुकूमत तो नहीं बना पाए ना, तो फिर मुसलमान उनको वोट ना डाले, इसका मतलब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2027 में जनवरी के महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम्स अभी लगने शुरू हो जाएंगे 26 में। और कैराना की विधानसभा हम 22 में नहीं लड़े थे, लेकिन 27 में लड़ेंगे। और लोकसभा 29 में उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं लड़े थे, लेकिन 29 में उत्तर प्रदेश की लोकसभा में भी हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कैराना में भी लड़ेंगे, कैराना विधानसभा भी लड़ेंगे, जहां से इकरा के भाई नाहिद हसन विधायक है, और कैराना लोकसभा भी लड़ेंगे। हाँ, दुख हुआ है, जाहिर सी बात। तुम कठपुतली बन करके अखिलेश यादव की हमको गाली दिया तुमने। इकरा हसन के खिलाफ जब इकरा हसन को लोगों ने गालियां दी, वो पिंकी चौधरी कौन है गाजियाबाद का, अखिलेश ने कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मेरी बहन को गाली दी जा रही है, तुम खामोश हो। तुम्हारी बीवी को गाली दी जा रही है, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने बचाव किया था इकरा हसन का। मैंने तो अपनी बहन का धर्म निभाया, लेकिन उसने तो भाई नहीं समझा ना। उसने तो अपने आका के इशारे पे हमें गालियां दी ना। तो फिर हम भी इंशाल्लाह जवाब देंगे, जैसे को तैसा। संविधान में भी है, इस्लाम में भी है, डिफेंस तो करेंगे ना। इकरा का प्रचार वहाँ बहुत हुआ, इकरा ने बहुत अपनी रैलियां लगाई, सभाएं की, आहत हुए आप लोग? नहीं, हमारा नुकसान नहीं कर पाए ना लोग, हमारा फायदा किया। जितने इन लोगों ने गालियां दी हमको फायदा मिला, जितना बैरिस्टर साहब को इन लोगों ने गालियां दी, इल्जामात लगाए, हमको फायदा मिला। वही आदमी, ठीक है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही थी, उसके बाद भी ये बेगानी शादी में दीवानी थी। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी है उत्तर प्रदेश में। इकरा हसन की बहुत सारी रैलियां लगाई गई, हाँ। बहुत जोर शोर से उन्होंने वहां प्रचार किया। क्या हुआ? जहां जहां गई एक भी नहीं जीते। इमरान प्रतापगढ़ी जहां जहां गए एक भी नहीं जीते। इमरान प्रतापगढ़ी, आप बताइए भाई, तुम अच्छे शायर हो सकते हो, तुम 5 लाख रुपया लेकर के अच्छी नज़में पढ़ सकते हो, वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मुसलमानों की फितरत में है कि मुशायरे में बहुत इंटरेस्ट रहता है, इनको भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन आप बैरिस्टर ओवैसी नहीं बन सकते, तीसरी नस्ल सियासत में है। और उन्होंने एक नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कई नेता पैदा किए। वो नेता बनने नहीं, नेता बनाने की बात करते हैं। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ की विधानसभा के रहने वाले। 2022 के इलेक्शन में आप उठा करके रिजल्ट देख लीजिए, कांग्रेस को कितना वोट मिला है। और हम बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के गठबंधन चुनाव लड़े थे, देख लीजिए कितना वोट मिला है। 22,000 हमें मिला है, 1900 वोट कांग्रेस को मिला है। किसकी विधानसभा? इमरान प्रतापगढ़ी। 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़े तो लोकसभा का मुरादाबाद से 56,000 वोट मिला था, जमानत जब्त हो गई। एक्सीडेंटल है, राज्यसभा के MP हो गए, अब नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उतनी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की कहीं पर। अब फिर कहीं कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ करके कारपोरेटर बन जाए।
तो हम जानेंगे कि हाँ तुम भी नेता हो। कॉर्पोरेटर। हम्म, हम्म। लड़के जीत जाए जाने हम। ये बैरिस्टर साहब को, ओवैसी साहब को इमरान प्रतापगढ़ी इतना इतना ज्यादा क्यों प्रहार कर रहे थे? उनके कौम का मामला था। नहीं, मैंने आपको बताया ना अभी कि काशीराम को गाली दिलवाया जाएगा तो नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी स्वतः संज्ञान लेके भी तो कुछ ज्यादा ही दिखाना चाह रहे होंगे ना। असल में क्या कांग्रेस होता है को ना कि प्रियंका गांधी को। चापलूसी में इंसान इतना घिर जाता है कि उसकी आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं और उसकी जबान उलझुल बातें करने लगती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो ये सब भूल जाता है चापलूसी में, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल बचा होगा उनका कार्यकाल, उसके बाद तो ये बन नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भेज दीजिएगा। कहाँ? राज्यसभा। हम तो गली की एक पार्टी है, हमारे पास कहाँ है, हमारे पास एमपी नहीं है, हमारे पास एमएलए कम है, तो हम कहाँ से उनको भेज पाएंगे? साथ ले लीजिएगा। किसको? इमरान प्रतापगढ़ी को। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी इतनी बड़ी इतनी बूढ़ी पार्टी के चेयरमैन है, वो भी राष्ट्रीय चेयरमैन है अल्पसंख्यक मोर्चा के, तो ये तो बहुत बड़े नेता हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई नेता पैदा हुआ तो इमरान प्रतापगढ़ी पैदा हुए। हम कहाँ उनके बराबर के हैं, और हमारी पार्टी कहाँ उनके बराबर के? तो बहुत बड़े नेता। ओवैसी साहब भी नहीं बराबर के। अरे ओवैसी साहब तो सिर्फ बैरिस्टर हैं, उनको तो मुझे लगता है उनका पूरा खानदान बैरिस्टर है। उनके अब्बा बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ओह, इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है 2200 बेड का प्रतापगढ़ में। अच्छा। हाँ, फ्री में इलाज होता है। यूनिवर्सिटी चलती है इनकी, अच्छा। इमरान यूनिवर्सिटी के नाम से। चंदा भी खूब वसूला इन्होंने। हाँ, पता नहीं क्या आपको, इन्होंने बताया नहीं आपको? पूछ लेंगे उनसे। हाँ बिल्कुल, आप उनसे पूछिए। इनके वालिद साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जैसे ओवैसी साहब के हॉस्पिटल चलते हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा क्लिनिक है। हाँ, प्रिंस असरा हॉस्पिटल है, मात्र 1400 बेड का है। ओवैसी साहब वाला? जी। एक ओवैसी हॉस्पिटल है, वो भी 1200 बेड का है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे बड़ा डेक्कन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बी फार्मा का है। इनका तो पूरा बहुत बड़ा एम्पायर है इनका। इनका तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बी फार्मा, सी फार्मा, डी फार्मा, फार्मासिस्ट, नर्सिंग कॉलेज, सब इनका बहुत बड़ा है वहाँ प्रतापगढ़ में। अच्छा। हाँ, और उसमें बहुत दबा करके इन्होंने चंदा भी वसूला था। देखिए इनके पेज पे पड़ा होगा, यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने 2012 में मेरे ख्याल से जमीन खरीदी है। अब तो बहुत बड़ी बन गई होगी, मैं तो देखा नहीं, लेकिन अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। इसीलिए अर्दब में है आप थोड़ा। नहीं, जाहिर सी बात है, मानना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, जाहिर सी बात है भाई, इतने बड़े लोग हैं, कई बार के एमपी हैं, जीत करके आए हैं। ओवैसी साहब से बड़ा वाला कद है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अगला प्रेसिडेंट खड़गे को हटा के इन्हीं को बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, आप लोग भी देखेंगे ही। हाँ, इंशाल्लाह। अगर लड़ गए ये चुनाव तो मुझे लगता है 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अब विश्वनाथगंज में अगली बार क्या करेंगे? इनको तो मेरे ख्याल से अपने भाई को लड़ा देना चाहिए, जो इनका भाई वीडियो बनाता है। हाँ, तो आप लोग तो छोड़, कैमरामैन जो है, आप लोग छोड़ देंगे फिर? हाँ, ये इनको नहीं लड़ाएंगे, विश्वनाथगंज से खिलाफ नहीं लड़ाएंगे। नहीं, हम भी लड़ाएंगे किसी दलित के बेटे को, इंशाल्लाह लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, हम उनसे नहीं, उनको तो अपने भाई को लड़ा दे। उनका एक भाई उनके साथ में रहता है। चाहते हैं कि मतलब वो बड़े नेता की हमारा नहीं, हम उनकी बराबरी कहाँ कर पाएंगे? दलित का बेटा जो लड़ा देंगे, हाँ, वो बड़ा है कि ये बड़े हैं, ये पता चल जाएगा। यही ना, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते भाई, वो तो बहुत बड़े नेता है। अच्छा, इस चुनाव में अफजाल अंसारी साहब भी हमलावर थे ओवैसी साहब पे, बी टीम कह रहे थे। अफजाल भाई ने एक अल्फाज कहा था, उन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी में जितने एमपी एमएलए हैं उससे ज्यादा मेरे घर में है। हाँ, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा, तब भी मुख्तार भाई को नहीं बचा पाए, तब भी मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। आप एमपी अपने परिवार को
या एमएलए अपने खानदान को, अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपनी बेटी को या अपने बेटे को बनाते हैं या बनाएंगे, ओवैसी साहब गरीब के बच्चे को बनाते हैं। मिर्जा रहमत बेग साहब हमारे एमएलसी हैं तेलंगाना के, जी। ड्राइवर थे। सैयद अहमद पाशा कादरी साहब हमारे एमएलए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनके वो ड्राइवर थे, वो हमारे एमएलसी हैं तेलंगाना के। खारवान विधानसभा है हैदराबाद में, वहाँ के जो हमारे विधायक हैं कौसर मोहिउद्दीन साहब, घरों में अखबार फेंकते थे। हमारे विधायक है तीसरी बार। तो हम नेता बनाते हैं और किसको बनाते हैं? गरीबों को। और वहाँ परिवार को, तो उनमें और हमारी पार्टी में ये फर्क है। वहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है, यहाँ गरीब का बेटा भी राजा बन रहा है। ये फर्क है, यही लोकतंत्र है। माननीय काशीराम जी ने कहा था ना कि लोकतंत्र में मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा हो सकता है। तो हम आप काशीराम जी के इतने नजदीक हैं, तो मुझे लगता है कि बसपा के ज्यादा करीब हैं, बहन जी से ज्यादा आप लोगों को उम्मीद है। देखिए, मैंने अपनी सियासत की जो शुरुआत की है वो मैं समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस से नहीं किया। मैं कभी जिंदगी में किसी पार्टी में नहीं रहा। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश का पहला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पार्टी लाने वालों में मैं हूँ और अभी तक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे नहीं मालूम पार्टी क्या फैसला लेती है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 2027 में चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। बहुत